बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये नेशनल ऑडियो लाइब्रेरी फॉर द ब्लाइंड की आवाज़ है। आप सुन रहे हैं किताब बहाओ। इसके मुसन्निफ मुस्तंसर हुसैन तारड़ हैं और आवाज़ लुबाबा हैदर की है। इस किताब के लिए हमसे ताउन किया है ट्रस्ट ने। अगर आप भी कोई किताब स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो 03214342 पर रब्ता करें। एपिसोड 1। सरस्वती जो बड़े पानियों की माँ है और सातवीं नदी है, उसके पानी आते हैं शानदार और बुलंद आवाज में चंगाड़ते हुए। उसके सफेद परों तले रेत थी। सफेद पर जो एक दूसरे के साथ कहीं छू जाते तो उनमें से चिंगारियां फूटने लगती कि उनमें नमी का एक कतरा ना था। खून सिर्फ दिल के इर्द गिर्द घूमता था, परों में सूख चुका था। उनमें दौड़ने वाली सुर्ख नमी खुश्क हो चुकी थी, उस जुबान की तरह जो उसके तालू से एक मुर्दा सांप की मानन चिपकी हुई थी। जिस्म जिंदा था, इसीलिए उड़ान में था, उड़ान कर रहा था, पर उसका रुआ रुआ चिड़िया के तहराए हुए बूटों की तरह मुंह खोले हाँपता था और हाँ पे चले जाता था। परिंदों की आंखों में अलबत्ता तवानाई थी, मगर डूबती हुई, और उसके पंजे नीचे से उठती हुई गर्म लू में झुलस रहे थे। उसने उन्हें समेटकर बदन के साथ लगाने की कोशिश की, लेकिन बदन भी आग था कि उसे बुझाने के लिए कहीं नमी का कोई सांस न था। उसने फिर उन्हें ढील देकर लटका लिया। उसके सफेद परों तले रेत थी और वो उड़ान में था। सफेद पर जो अब शायद सफेद ना थे, भूरे हो रहे थे। उनमें जज्ब होती हिद्दत उनका रंग बदल रही थी, जैसे गर्म तवे पर बिखरा सफेद आटा भूरा होने लगता है। गोश्त को अपने ही परों की तपिश बेजान किए देती थी और रेत के जरों में सुलगती तपिश उसके परों की जानिब लपकती थी और उनमें छेद करती थी। उस लपक में कशिश थी, एक संदेशा था, एक बुलावा था कि उड़ान खत्म हो जाए, ये भटक जाने का सफर इख्तिताम तक पहुंचे। इन परों में सकत ना रहे, साकित हो जाए, इन्हें समेट लिया जाए और यहीं इस रेत में उतरा जाए। तो फिर कैसा लगे? परों की ये मुट्ठी घूमती और बेबस आसमान से गिरती जाए और नीचे रेत की तपती कब्र में गुम हो जाए। परिंदे की सुकड़ती आंखों ने नीचे देखा। उसकी आंखों में लू घूमती थी और उन्हें सुखाती थी, फिर भी वो नीचे देखती थी। रेत के बेअंत जर्रे लशकते थे और उसकी आंखों में फूटते थे। गर्मी का लाव बल खाते सांपों की सूरत सिर्फ उसके एक बदन की तरह शोकता चला आ रहा था। गर्म लहरें एक नशावर तवातुर के साथ अपने फड़फड़ाते लबादे फैलाए ऊपर उठती थीं और उसे अपनी लपेट में लेती थीं। उसकी चोंच खुल गई, पिघलती हवा उसमें दाखिल हुई और उसके तन को तंदूर में बदल दिया। उसने चोंच फिर बंद करने की कोशिश की, लेकिन जुबान सूखती थी, फूल रही थी। एक कतरा नमी का एक एहसास। गर्म फिजा में, रेत की खामोशी में उसके चटकते परों की शोकर भी प्यासी सोलों की तरह उसका जिस्म छलनी कर रही थी। उसने सुकड़ती आंखों को मीच कर देखा। आगे क्या है? कहां तक? कब तक? क्या इस हवा को मुझसे सिवा आज तक किसी और परिंदे के परों ने चीरा, या मैं पहला हूं और आखिरी हूं? और मैं कौन हूं? और आगे क्या है? हलक में अगर कहीं कुछ है, और उस थूक को निगलना कितना गीला और जिंदा कर देने वाला लगेगा। उसने हलक को पिचकाया कि नमी का कोई शायबा उसमें से फूटे, मगर वो बंजर और झुलसा हुआ खेत था। वहां भी सिर्फ लू थी और रेत थी, जिसके जर्रे इस बुलंदी पर भी फिजा में हिद्दत बिखेरते तैर रहे थे। उसने इस छाले में डाल देने वाली लू को निकला और रेत को निकला, और उन सूखे हुए परों और खुश्क झुलसे हुए बेजान होते ढीले पड़ते गोश्त को उड़ान में रखने से क्या फायदा? मुझे आखिरकार डार से अलग होने की सजा भुगतना है। इन परों को एकदम साकित होकर नीचे गिरना है, पानी के बजाय चमकती आबला रेत के अथाह समंदर में। उसने फिर नीचे देखा। खुश्क और डूबती आंखों के सामने बेअंत जर्रे चमके और फिर उसे हर जर्रे में अपनी शक्ल और अपना महांद्रा दिखाई देने लगा। वहां इतने परिंदे थे जितने परिंदे आज तक पैदा हुए, जो हैं वो भी, जो नहीं है वो भी, और जो होंगे वो भी। सब उसके हमशक्ल, उस जैसे। उसकी उडेक में, हमारे पास उतर आओ, हम तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं। ये शराब तो नहीं, ये शराब तो नहीं। उसने हर परिंदे से बारी बारी पूछा और हर परिंदे ने यही कहा कि इसका जवाब तुम्हारे पास है, इसका जवाब तुम्हारे पास है। सो उसने अपने परों को हरकत में रखा कि उसके पास कोई जवाब ना था, सिवाय इसके कि वो जिंदा रहना चाहता था। और इस जिंदगी की भूख में उसने एक तवील सांस अपनी चोंच और सूखी जुबान के दरमियान में से खींचा। गर्म हवा का भभूका उसकी चोंच को भुरभुरा करते हुए मुंह में दाखिल हुआ और सूखती जुबान को फफूलता हलक में गया, और नाक फनी की फसल बोता, शरियानों और रगों में बबूल बनकर चुपता अटकता उसके पूरे बदन में जड़ें पकड़ गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उड़ान एक ख्वाब है और इसीलिए हरकत मध्यम बढ़ती जा रही है। मैं इतनी आहिस्तगी से उड़ान में हूं कि हवा में उठते और गिरते मेरे बाजुओं का एक एक पर गिना जा सकता है। नीचे फैली हुई रेत एक तपता हुआ हिवला है जो असल नहीं, मेरा वहम है। मैं दरअसल झील कालरी की सतह पर
पानी को अपने परों से अनगिनत छींटों में तब्दील करता उड़ रहा हूं और मेरी पूंछ पानी की ठंडक में तैर रही है। मेरे परों में नमी सरायत करती है, जज्ब हो रही है। मेरा तन तंदूर नहीं, ठंडा ठार है। मेरे मुंह में पानी का रिमझिम स्वाद बरस रहा है। मैं आजाद हूं। मेरे गिर्द बेअंत और अनगिनत परिंदों का हुजूम है। मैं अकेला नहीं। वो सब के सब मुझे देखकर फड़फड़ा रहे हैं, खुशी से चिल्ला रहे हैं, परों से छींटे उड़ा रहे हैं। और यूं एक झील है और उसके ऊपर परिंदे हैं और उनके ऊपर छींटों की एक झील है जो परिंदों पर बरस रही है। हम सब बर्फानी तोदों और सर्द काटती हवाओं की ठंडक लिए इधर इन नर्म रुतों के मुल्क में आते हैं और हर बरस आते हैं। और मेरे आगे पानी में एक परिंदा छींटे उड़ाता, फड़फड़ाता, खुशी से चिल्लाता जा रहा है और मैं उसके पीछे जा रहा हूं और मेरी पूंछ पानी की ठंडक में तैर रही है। पानी की ठंडक में या लू के झुलसा देने वाले अलाव में वो भूरी हो रही है। मैं इतनी आहिस्तगी से उड़ान में हूं कि हवा में उठते और गिरते मेरे बाजुओं का एक एक पर गिना जा सकता है। और वो छींटे ख्वाब थे, ये उड़ान तो है। उसने अपना छोटा सा सर झटका, वही उड़ान है। और नीचे, दूर नीचे रेत लशकती थी और लशकती थी। फिर कड़कड़ाते, टूटने के करीब परों के सिरे पर लू के एक थपेड़े का लम्स छुआ, इससे पहले की तरह झुलसा देने वाली हवाओं की तरह। ये वहमा था कि उस थपेड़े में नमी का एक हल्का सा लम्स था, जरा भर, एक शायबा, नमी का एक नामालूम चूमा। नीचे एक लकीर नजर आई। उसकी सुकड़ती आंखों ने पहचान की। लकीर लशकती थी पर रेत ना थी, उसमें नमी की झलक थी। परिंदे ने ढलकती गर्दन सीधी की और परों को उस लकीर के सिम धकेलने लगा। धीरे धीरे वो करीब हुआ। नमी की लकीर बड़ी होने लगी और उसके किनारे कोई बस्ती थी और उससे परे हरियावल के टुकड़े बिछे हुए थे जिनकी बास उसकी मुर्दा होती नाक में भी उतरती चली गई। लकीर का पार्ट फैलने लगा और लशक का रकबा बढ़ता गया। फिर उसने देखा कि वहां पानी है और जब उसके नीम मुर्दा सर को, उसके सूखते बदन और मुरझाए हुए परों को खबर हो गई कि वहां पानी है तो उसी लम्हे उसकी उड़ान का रुख अपने आप बदल गया। वो उसकी तरफ लपकने के बजाय उस पानी से दूर हटता चला गया। उसने कोशिश की अपना रुख सीधा रखने के लिए, लेकिन वो बाएं जानिब झुकता गया, पानी से परे होता गया और उसके अपने पर उसके बस में ना थे, उसके इख्तियार से बाहर थे। उसकी ख्वाहिश अलग थी और उसकी उड़ान का रास्ता उससे जुदा था। वो गर्दन को बल देकर उस जानिब देखना चाहता था जिस तरफ उसकी ख्वाहिश थी, मगर उसके पर और उसका जिस्म और उस जिस्म में हरकत करती हुई कोई नामालूम शय उसे किसी और रास्ते की तरफ उड़ाए चली जा रही थी। वो जैसे परों के बगैर ही उड़ान करा था, खुद बखुद, ना चाहते हुए भी वो उस नमी से दूर हो रहा था। उसके नीचे हरियावल की बास गुजर रही थी। नम आलूद मिट्टी की महक उसके नथनों में आती थी, मगर वो रुक नहीं सकता था। वो लकीर जो लशकती थी और पानी थी, धीरे धीरे ओझल हो गई। तब एक और तब्दीली उसके बदन में आई। जिस सिमत में वो उड़ान कर रहा था, अब वही उसकी ख्वाहिश थी। वो उधर ही जाना चाहता था, वही उसकी उमंग थी। और जैसे वो अपने आलने को लौटता था, वैसे वो पूरी तवानाई से उस कशिश के आगे झुकता नीचे होता चला गया। नीचे हरियावल से निचड़ते हुए घने रुख थे जो उसके पास आ रहे थे। वो और नीचे हुआ तो रुखों के जखीरे में घिरी एक झील दिखाई दी, पर उसका पानी लशकता ना था, पर ये पानी तो था। उसने पैर समेटे और फड़फड़ाता हुआ नीचे उतरने लगा। उसके झुलसते भूरे पर, तालू से चिपकी जुबान, भुरभुरी चोंच और चिंगारियों से बोया हुआ बदन पानी पानी लपकने लगा। फिर उसने देखा, अपनी सूखती डूबती आंखों से देखा कि पानी के हर कतरे में उसकी अपनी शक्ल है। वहां बेअंत और अनगिनत परिंदे थे। वहां इतने परिंदे थे जितने परिंदे आज तक पैदा हुए, जो हैं वो भी, जो नहीं है वो भी, और जो होंगे वो भी। सब उसके हम शक्ल, उस जैसे, उसके उड़ेक में। हमारे पास आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये शराब तो नहीं, ये शराब तो नहीं। उसने हर परिंदे से बारी बारी पूछा और किसी ने भी जवाब ना दिया, क्योंकि ये शराब ना था। वो झील किनारे परिंदों के गोल के दरमियान में आ गिरा। पारोशनी ने उसे एक हाथ से उठाया और दूसरे से उसकी खुली चोंच में पानी टपकाते हुए कहा, तुम भी इस झील पर मरने के लिए आ गए हो? परिंदे ने कोई जवाब ना दिया, वो मर चुका था। मियाओ मियाओ, रुखों के अंदर से कहीं कोई मोर बोला। उसने अपने हाथ में लटकती परों की पोटली को उन बेशुमार परिंदों के ढेर पर रख दिया जो अब हड्डियां हो चुके थे, और उठ खड़ी हुई। गए बरसों में पानी यहां तक आते थे। उसने कदमों में बिछी सफेद मिट्टी की तह को देखा। रुखों के जखीरे में छुपा हुआ ये कलराठा मैदान 500-600 करोड़ लंबाई में और चौड़ाई में होगा। पहले तो झील के पानी रुखों के तनों तक आते थे, पर अब वो सिर्फ बीच में 100-150 करोड़ के रकबे में सिमट गए थे। गहराई में भी बस इतने कि तह का कीचड़ साफ नजर आता था और चौपाए उसमें खड़े रह सकते थे, पर लेटने से डूबते थे। अब बड़े पानी भी कम आते थे, और अगर आते थे तो दरिया से निकलकर यहां तक पहुंचते पहुंचते
زمین میں ہی گم ہو جاتے تھے، اور یوں ہر برس یہ جھیل بھرنے کے بجائے کچھ اور سوکھ جاتی تھی، کچھ اور سمٹ جاتی تھی۔ ہر برس پانی کے گرد ایک اور دائرہ بن جاتا، جہاں تک پانی پہلے تھا اور اب سوکھ چکا تھا۔ ایسے دائرے پھیلتے ہوئے رکھوں کے اندر تک جاتے تھے کہ پانی بھی تو وہیں تک جایا کرتا تھا۔ اس کلراٹھی زمین پر جہاں سے جھیل ہٹ چکی تھی، پرندے گرتے تھے اور مرتے تھے۔ سب جانتے تھے کہ اس مقام پر پرندے صرف مرنے کے لیے آتے ہیں اور دور دور سے آتے ہیں۔ کبھی اکا دکا اور کبھی ان گنت ڈاروں میں وہ ادھر آتے، ان کے مردہ جسم گلتے سڑتے اور ان کی بو رکھوں کے اندر تک جاتی، پر وہ سب ایک ہی جگہ پر گرتے اور یوں ان کی ہڈیوں کا ایک ٹیلا سا بن گیا تھا۔ اسی ٹیلے پر وہ بھی گرا تھا اور اب بھی پڑا تھا، اگرچہ ابھی گلا سڑا نہیں تھا۔ میاؤں میاؤں، مور بولا۔ پاروشنی کا سایہ کلارٹھی زمین پر سفید ہو رہا تھا۔ اس نے اپنا سایہ دیکھتے ہوئے ڈر کے مارے ہچکی لی، آسے پاسے دیکھا اور فوراً اپنا مکھ موڑ کر سورج پاسے کر لیا۔ اس نے پہلے کبھی بھی بھول چوک میں بھی سورج کی طرف پیٹ نہیں کی تھی۔ اس نے بڑوں سے سن رکھا تھا کہ ایسا کرنے سے برا سامنے آتا تھا، پر آج تو وہ آسمان سے گرتے پرندے کو دیکھنے میں مگن انجانے میں ایسا کر بیٹھی تھی۔ میاؤں میاؤں، مور بولا۔ پاروشنی سورج کو سامنے رکھ کر رکھوں میں داخل ہوئی اور ان کی گھنیری چھاؤں میں راستہ بنانے لگی۔ یہاں گرم نمی میں اس کے بدن کے مسام کھلے اور سانس لینے لگے۔ پسینہ اس کی گردن سے رینگتا ہوا پیٹ کو چھونے لگا۔ رکھوں کے ذخیرے میں بارش اترتی رہتی تھی اور یوں ایک گیلی ہوا دم سادے ادھر موجود رہتی تھی۔ رکھوں میں پیپل اور املی کے رخ زیادہ تھے اور ان میں سے بیشتر اگرچہ کھوکھلے ہو چکے تھے، لیکن کوئی بھی انہیں چھونے کا سوچ نہیں سکتا تھا، کیونکہ ان رکھوں میں یکشنا اور یکشنی رہتی تھی، ان کی روحیں جو دیکھتی تھیں۔ پیپل کا ایک بہت بڑا تنا اس کے راستے میں آیا تو پاروشنی اسے پھلانگنے کے بجائے سر جھکا کر اس کے ساتھ ساتھ چلتی گئی اور اس کے گرد چکر لگا کر واپس اپنے راستے پر آئی۔ چھاؤں اتنی گھنی تھی کہ کچھ سجھائی نہ دیتا تھا۔ کہیں کوئی ایک پتا ہلتا تو سورج کی ایک کرن اس اندھیرے میں شتابی سے داخل ہوتی اور پھر جیسے تاریکی اسے جذب کر لیتی۔ پر پاروشنی یہاں بھی دیکھ سکتی تھی اور نہ بھی دیکھ پاتی تو وہ یہاں آنکھیں بند کر کے چل سکتی تھی۔ صرف وہ تھی جو رکھوں کے اندر جھیل تک جاتی تھی اور کوئی نہ جاتا تھا۔ میاؤں میاؤں، مور بولا۔ اس بار وہ پاروشنی کو دیکھ کر بولا تھا۔ اس کا اوپر والا ہونٹ دانتوں سے پرے ہوا اور پیپل کے پتوں میں سے آتی روشنی ان پر لشکی۔ وہ مسکراتی ہوئی اس کے پاس سے گزر گئی۔ جب وہ بانج عورتوں کے رخ کے قریب ہوئی تو پل بھر کے لیے رکی۔ پیپل کی شاخوں اور خاص طور پر اس کے موٹے اور اوپر اٹھتے ہوئے تنے کے گرد بے اند ون سونے دھاگے بندھے ہوئے تھے۔ ہر دھاگا ایک ایسی عورت نے باندھا تھا جو خشک تھی اور فصل چاہتی تھی، اپنے آپ کو ہرا بھرا کرنے کی امید پالتی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ کم سے کم اسے اس پیپل کے ساتھ رنگین دھاگا باندھنے کی ضرورت کبھی پیش نہیں آئے گی۔ نیچے ہدت دیتے بدن کے گیلے ہوتے ہوئے حصے نے اسے یہی بتایا۔ ورچن۔ اس حصے میں تھرتھراہٹ سی ہوئی اور پاروشنی نے گھبرا کر ہاتھ باہر نکال لیا۔ اس نے اپنی گیلی انگلیوں کو ناک سے لگایا۔ وہاں گرم اور پھوٹنے والی مہک تھی جس میں فصل ہی فصل تھی۔ جہاں رخ ختم ہوتے تھے وہیں سے ڈوبو مٹی کا علاقہ شروع ہو جاتا تھا۔ انجان چلنے والا تو اس میں ڈوب سکتا تھا کہ اوپر سے یہ ایسے تھی جیسے عام مٹی ہو، پر اس پر چھوٹی چھوٹی گھاس اگی ہو اور کہیں کہیں سرکنڈے اور دھامن اور کھبل دکھائی دیتے ہوں۔ اسے ہڑپ کرنے والی مٹی بھی بولتے تھے، کیونکہ جانور یا بندہ جو بھی ادھر آیا اس نے اسے اپنے اندر ایسے گم کیا کہ باہر کوئی نشان نہ ملتا کہ کوئی ادھر تھا کہ نہیں۔ گھاس بھی واپس آ جاتی اور اس پر مچھر اور مکوڑے پہلے کی طرح منڈلانے لگتے، پر اس ڈبو مٹی میں بھی پکے پیڑے راستے تھے جن پر لوگ چلتے تھے۔ پاروشنی ان راستوں کو جانتی تھی۔ اس نے یہاں رک کر آنکھیں بند کی اور ہوا کو اپنے اندر کھینچا۔ تھوڑی دیر تک دم روکا اور پھر اس کے نتنوں میں کترن کی بوجھل خوشبو آئی۔ اس نے آنکھیں کھول دی۔ دائیں ہاتھ پر کترن کی جھاڑی کے ساتھ وہ راستہ شروع ہوتا تھا جو چھپری اور کھیپ کی جھاڑیوں کے درمیان میں سے ہوتا ہوا پیڑی مٹی یعنی کھیتوں کے قریب جا نکلتا تھا۔ دیکھنے میں تو یہ بھی ڈوبو مٹی ایسا ہی لگتا تھا، وہی چھوٹی چھوٹی گھاس اور باریک گتی جو اس کے اوپر اڑتی رہتی، پر اندر سے یہ اکا پکا پیڑا تھا۔ پاروشنی دھیرے دھیرے دیکھ کر پاؤں دھرتی اس پر چلنے لگی۔ کہیں کہیں نرم مٹی بھی آ جاتی اور اسے ٹخنوں تک دھسے پاؤں کو کھینچ کر باہر نکالنا پڑتا۔ دریا کے بڑے پانی اس برس بھی نہیں آئے تھے، ورنہ راستہ بھی ڈوبو ہو چکا ہوتا۔ کترن کی جھاڑیوں کے ایک جھنڈ میں اسے 15 پھر دکھائی دیا۔ وہ شاندار لشکتی گردن اٹھائے خاموش کھڑا جیسے گم تھا۔ پانی، سریا آنکھوں میں کوئی جنبش نہیں، صرف کان کبھی کبھار ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر پھر جاتے۔ اس کی آنکھیں اتنی تیز نہیں کہ پاروشنی کو دیکھ سکے۔ وہ گمسم کھڑا تھا۔ اسی سمے پاروشنی کے پاؤں تلے ایک سوکھی ہوئی ٹہنی ٹوٹی تو اس کے کان اس آواز کی جانب پھرے۔ اس دم ہوا کا ایک جھونکا پاروشنی سے ادھر کو گیا تو اس نے نتنے پھلا کر سونگا
और किसी की मौजूदगी को जानकर होशियार हुआ। फिर पलांगे भरता डोबो मिट्टी पर से भागता रखों के अंदर चला गया। पंदरों डोबो मिट्टी पर इतना भारी नहीं डालता था कि वो डूब सके। पर रोशनी जब कभी झील को जाती तो ये चनकारा हिरन, कनकरंगा, सफेद पेट वाला अपनी छोटी सी दुम झाड़ता, आंखें झपकता उसे कहीं ना कहीं जरूर दिखाई दे जाता। वो उसे 15 कहती थी। पारोशनी अपने अंदर में मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गई। 3 कुरों का पेंडा करने के बाद उसके पैरों ने बताया कि डोबो मिट्टी खत्म हो रही है। वो अब जमीन में कम धंसते थे और वो पलांगे भरती हुई तेजी से चलने लगी। उन्होंने उसे डोबो मिट्टी से बाहर आते तो नहीं देखा था, क्योंकि वो सवेर से अपनी कस्सियों और कुदालों पर झुके जमीन खोद रहे थे। बड़े पानी का कुछ पता ना था कि कब आ जाए। यही दिन उसके आने के थे और जमीन का ये टुकड़ा उनके जिम्मे पड़ा था। हाँ, झोरिया पसीना पोंछने को खड़ा हुआ तो वो फोक की झाड़ियों के दरमियान चलती दिखाई दी। उन दोनों ने जब अपने भरा को दोबारा झुकते महसूस ना किया तो वो भी कमर पर हाथ रखकर सीधे खड़े हो गए और उधर को देखने लगे जिधर तीसरा देखता था। इस बार मेघ कम बरसा था और फोक पर पत्ते नहीं थे, सिर्फ खुश्क टहनियों का झाड़ था जिसका चांदी रंग धूप में ठाटे मारते पानी की तरह लश्कारे मारता था। उन खुश्क लशकते झाड़ों में पारोशनी चली जा रही थी। फोक की टहनी अगर खुश्क हो तो उसका रंग ताजा राख ऐसा होता है, पर उसमें ऐसी लशक होती है कि गहरी रात में सिर्फ एक फोक दूर से जलते अलाव की तरह दिखाई देती रहती है। और यहाँ अनगिनत अलाव थे जिनके बीच पारोशनी चली जाती थी। तीनों भरवाओं से 1 कुरों के फासले पर माती का स्याह जिस्म एक कस्सी पर झुका हुआ था। उसके कानों तक जब कस्सियों की खुस खुस खासी देर तक ना पहुंची तो उसने अपनी छातियों पर से लीरा ढीला किया और उन पर तैरते पसीने को हथेलियों से पोंछा और खड़ी हो गई। वो तीनों बल्कि चारों उसने एक ही रात में जने थे और उन्हें मौत के यम कुत्तों से बचाए रखने के लिए उसी वक्त दरिया पर गई थी और उन चारों की टांगे पकड़कर उन्हें कुछ देर के लिए पानी में डुबो दिया था। जब उन्हें बाहर निकाला तो उनमें से एक बेजान लटकता था और बाकी तीनों फेफड़े फुला फुला कर चीखते थे और उनके नाक मुंह से पानी जारी था। उनके जुस्से सोने से थे, कद छोटे, नाके चप और बाल घुंघरियाले थे। वो तीनों अलग से कोई कामकाज ना कर पाते, हमेशा जानवरों की तरह सांझे काम करते थे। और अब वो सांझे ही पारोशनी को देख रहे थे और उन्हें उनकी मैया माती देख रही थी। माती के चिट्टे सफेद दांत धूप में लश्के और उसने अपने मोटे होठों को फैलाकर हेक लगाई, झोरिया। वो तीनों झोरिया थे, पहला, दूजा और तीजा झोरिया। माती की आवाज सुनते ही तीनों की नजरें पारोशनी से अलग हुई और जमीन पर झुक गईं। वो उनकी मैया थी, बड़ी मैया का जमीनी रूप। वो उसके चाकर थे। पारोशनी ने उन तीनों को कस्सियां छोड़कर खड़े होते और फिर माती के हेक पर दोबारा जमीन पर झुकते देखा। वो अपने हिस्से की जमीन खोद चुकी थी। डोबो मिट्टी और दरिया के दरमियान फैली हुई जमीन पूरी बस्ती की थी। मेघ उतरने से पहले और बड़ा पानी किनारों से बाहर फैलने से उगेते सारे बासी उसे खोदने के लिए अपना अपना हिस्सा बांट लेते और फिर उनमें कनक, जौ और मटरी वगैरह के बीज डालकर उसे पधर कर देते। खेतों के आसे पासे गारे की दीवारें बना देते ताकि पानी उनके अंदर आकर ठहरा रहे और जज्ब हो जाए। जब फूट पड़ती, बूटे बनते और उनमें बीज पड़ता तो वो सबका साझा होता। कभी कभार जब बीज जमीन में पड़ा सूखने लगता और उसमें फूट ना पड़ती तो बड़ी मैया की एक मूर्ति जो पकली की पकाई हुई होती खेतों के बीच रखकर बस्ती की कोई जमी, बधरी या कवासी उसके पास लेट जाती और कोई मुंद्रा, पेंडो या चप्पा उसके बीच अपना बीज उतारता और यूं दिनों में बड़ी मैया के जोर से जमीन का बीज भी फूट मारने लगता। माती के तीनों पुत्रों का बीज भी ऐसे ही बड़ी मैया के सामने खेत में लेटे हुए हुंगा ने डाला था। हुंगा उसी रात दरिया में नहाने गया तो फिर नहीं लौटा, दूसरे किनारे चला गया जहां सारे मरने वालों की रूहें जाती हैं। पारोशनी भी बड़ी मैया और खेतों के लिए सब कुछ कर सकती थी, लेकिन उसका जी चाहता था सिर्फ वर्चन या समरो हो। कोई भी, वर्चन या समरो कौन? उसके बीच बदन में फिर एक थरथराहट सी हुई और वो घबराकर तेज तेज चलने लगी। जिन खेतों में से वो गुजर रही थी उन्हें भी खोदा जा रहा था। कईयों ने यही बस्ती से बाहर खेतों में डेरे बना लिए थे और अपना माल डंगर भी साथ ले आए थे। बड़े पानी के आने पर उन्होंने बस्ती को लौटना था। उसकी आहट उन डेरों के पास आती तो कुत्तों की दुमों को पहले खबर होती और वो धूल में धप धप चलने लगती और जब वो भौंकने को मुंह खोलते तो पारोशनी को जान लेते और फिर लेट जाते। जहां बस्ती का पहला छप्पर था उससे 2-3 करो उधर लंबे सींगों वाले बैलों का बाड़ा था। इन बैलों के कोहान नहीं थे और उन्हें अगर सामने के बजाय एक पासे से देखा जाए तो यूं लगता जैसे उनका सिर्फ एक सींग है। ये पवित्र बैल सिर्फ नस्ल बढ़ाने के काम में लाए जाते और वैसे सारा दिन बेकार बैठे जुगाली करते रहते। उनकी देखभाल के लिए बस्ती का सबसे बूढ़ा शख्स धरू वहीं बिठाया गया था, मगर लगता था कि वो जाने वाला है, क्योंकि अब वो हर रात दरिया के पास से जाता और किनारे पर बैठकर दूसरे किनारे की तरफ देखता और रोता रहता। उसकी हड्डियां दिन ब दिन बड़ी होती जा रही थी
और वो सोते में भी यम कुत्तों के रोने की आवाजें सुनता रहता था। जब पारोशनी उसके करीब आई तो वो चारे के उन छोटे छोटे गट्ठों को बाड़े के अंदर ले जा रहा था जो बस्ती वाले सवेरे सवेरे उसकी दीवार के साथ जोड़ गए थे। मालन धरवा। पारोशनी रुक गई। धरवा एक गट्ठे पर झुका हुआ था। उसने टेढ़ी आंख से उधर को देखा और फिर उसी तरह झुका हुआ पारोशनी के पास आ गया। किसी के दिल में मेरा ख्याल नहीं, मेरा कसबल, मेरा जोर तो जा चुका। चारे के गट्ठे दीवार के साथ लगाकर चले जाते हैं। इन्हें पता नहीं कि मैंने कितने बड़े पानी देखे हैं। मुझ में अब हिम्मत नहीं। पारोशनी बोली नहीं, दीवार की तरफ गई और एक गट्ठा उठाकर बाड़े के अंदर ले गई। पेशाब और लीद में लिथड़े हुए बैलों ने चारा लाने वाले की चाल और ढंग में फर्क जाना तो मुंधी हुई आंखों को खोला और फिर अपनी दुमें बारीक लीद में चलाकर पहले से भी ज्यादा चौड़े होकर जुगाली करने लगे। कुल 6 गट्ठे थे और पारोशनी उन्हें ढोते हुए यूं निढाल हुई कि बाड़े में जो लीद और पेशाब की बू थी वो उसके अंदर उथल पुथल करती थी। मामन धरवा, तुम्हारा कामकाज तो खत्म हुआ। वो बाहर आकर उससे जरा परे होकर बैठ गई। धरवा की महीन थोड़ी पर घूंघरियाले बालों का सिर्फ एक गुच्छा था जो उसके काले शाह रंग की वजह से दिखाई ही नहीं देता था। अलबत्ता हवा के किसी झोंके से सरसराता तो धरवा उसे फौरन थोड़ी के साथ ऐसे चिपकाने की कोशिश करता जैसे वो उड़ जाएगा। उसकी छोटी सी खोपड़ी पर स्याह मांस ऐसे कसा हुआ था कि जो ही वो बोलने को मुंह खोलता उसके सर की हड्डी बिल्कुल ही नंगी दिखाई पड़ती। आज का कामकाज तो खत्म हुआ पारोशनी, पर इस आसे पासे। उसने सूखती और उभरी हुई रगों वाला हाथ चारों ओर घुमाया और उधर ऊपर उसने आसमान की तरफ उंगली खड़ी की। जो माना है, जिसे राजी रखने को हम बड़ी मैया के पास बैठते हैं और लिंग पर फूल तेल चढ़ाते हैं, जो बीच में से बूटा निकालता है और जिसके यम कुत्ते हमें दरिया के उस पार ले जाते हैं, वो जाने मेरा काज कब मुकाएगा। मामन धरवा, माना है भी कि नहीं? धरवा ने एकदम पारोशनी की तरफ देखा जो आलती पालती मारे उससे 2 करोड़ के फासले पर धूप में बैठी थी। मुझे नहीं पता पारोशनी, पर मैं सोते में यम कुत्तों को देखता हूं और वो तेज दांतों वाले स्याह जनावर मुझे कोई दुख नहीं देते। बस मेरे सामने बैठकर बूथियां ऊपर उठाए रोते रहते हैं। वो कुत्ते माना ही तो भेजता है। क्या पता मामन, क्या पता? धरवा ने अपनी थोड़ी पर सरसराते बालों को गुस्से से चिपकाया। क्या कहती हो? मामन, अगर कोई भूल चूक में सूरज की तरफ पीठ कर ले तो क्या होता है? तो माना अपने यम कुत्ते को उसके घर भेज देता है। तूने ऐसा किया? भूल चूक में मामन। पारोशनी के चेहरे पर एक स्याही फैलने लगी। धरवा को चौंका और फिर माना के किसी जानों की तरह यकीन के साथ बोला, तू लिंग पर तेल डाल, उसे दूध लगा अपने हाथों से और जो फूल मिल जाए तो उस पर रख। पारोशनी ने जो सुना वो उसे अच्छा ना लगा। उसका माथा जो पदरा खेत था उस पर मंढे सी बनने लगी। मुझे जो और कामकाज ना हो तब ये करती फिरूं मामन। सवेरे मुझे अपने कुएं से पानी निकालकर सबके घड़े और झंझरियां भरने होते हैं। अपने हिस्से की जमीन खोदना होती है। बड़ा पानी आने से पहले उसमें बीज डालना पड़ता है और फिर खाने पीने का। और जिसे कोई काज ना हो वो ये सब करे। तू करे, मैं तो। वो फौरन उठ खड़ी हुई। झील और दरिया के बीच 10 कोस का फासला था। 2 कोस में रुख थे, 2 में डोबो मिट्टी और फिर दरिया तक खेत और कहीं कहीं टीले और झाड़ियां। बस्ती से जरा हटकर चीवा और उसके भेड़ों का छप्पर था। पारोशनी अब दरिया के करीब आ रही थी। बस्ती बाएं बाजू पर रह गई थी। पेडी मिट्टी पर चलना मुश्किल हो रहा था। उसके तलवों तले बेअंत रोड़े, छोटे छोटे गिट्टे और ठेकरियां पिछले पहर की गर्मी में फूंक रहे थे। कंकर और छोटे छोटे पत्थर तो उस रास्ते का पता देते थे जिस पर 1 कोस परे हटने से पहले दरिया चलता था, मगर टेकरियां पकली के आवे की थी। टूटे हुए घड़ों और सहनकों की ये टेकरियां आवा चढ़ाने के वक्त भांडों और बर्तनों के दरमियान रखी जाती थी ताकि वो जुड़ ना जाए, और फिर बाद में पकली उन्हें आवे से दूर यहाँ तक फेंक देती थी। उसके जलते हुए तलवों ने पकली को कोसा और वो पब्बा पार उन जलती हुई टेकरियों पर से कम भार डालती आगे बढ़ने लगी। दरिया की तरफ से हवा का झोंका आया जिसकी ठंडक में एक गर्म सांस भी घुलकर आता था। पकली ने आवा चढ़ा रखा है, पारोशनी ने सोचा, और महांद्रे से मस होती ठंडी और गर्म बास बदन में उतारती मुंह खोलकर चलने लगी। उसे अब प्यास महसूस हो रही थी। उसने कतरन की झाड़ी की एक जड़ मुंह में रखी और उसे चबाने लगी। यूं प्यास कुछ कम हुई और उसके साथ ही उसे पकली के छप्पर दिखाई देने लगे। अब थकावट ने उसे बोझल करना शुरू कर दिया था। उसने अपने बदन को जरा ढीला छोड़ा तो पांव घिसटने लगे, पर जो ही गर्म टेकरियां उन पर लगी वो फिर पब्बों पर चलने लगी। पकली दोनों पांव जोड़े, घुटनों के बीच एक गीली और कच्ची झंझर रखे उस पर झुकी थी। उसकी उंगलियों में हाथ भर की एक सब्ज टहनी थी जिसका सिरा कूटकर नरम किया गया था। वो उसे दाएं बाजू में रखे गेरी के प्याले में डुबोती और फिर झंझर पर बूटे उलेकने लगती। पारोशनी को अपने छप्पर की तरफ आते देखकर उसने टहनी को एक नजर देखा
اور پھر اسے گھما کر اس کی جانب پھینک دیا۔ یہ تو گیری نہیں چوستی، سویرے سے 4 جھنجریں خراب ہوئی ہیں۔ پاروشنی چپکے سے بیٹھ گئی۔ ٹہنیاں لائی ہو؟ بھول گئی، پاروشنی بولی اور ہتھیلیاں جھنجر کی گولائی پر رکھ دی۔ گیلی مٹی کی ٹھنڈک اس کے تلووں تک چلی گئی۔ پکلی کے الیکے ہوئے بوٹے اور مورتیاں کچی مٹی میں رس بس چکے تھے۔ پکلی انہیں پہاڑی مٹی گیری کو گھول کر بناتی تھی۔ گیری 3 رنگ کی ہوتی تھی، پیلی، کالی اور رتی۔ جھنجر کے پیٹ کی گولائی پر آگے پیچھے مچھلی کے چانے بنے ہوئے تھے، پیپل کے پتے تھے، ایک رخ کی شکل تھی اور اس پر 2 پکھیرو تھے، اور ان کے پر الیکتے ہوئے پکلی کی ٹہنی سے کالی گیری مٹی میں جذب ہونے کے بجائے سارے برتن پر پھیل گئی تھی۔ پکلی، یہ بیل بوٹے تم کیسے الیک لیتی ہو؟ پکلی نے چھپر سے دور آوے کے گرد بیٹھے اپنے بچوں کی طرف دیکھا۔ وہ تیز دھوپ اور آگ کی نزدیکی سے بے پرواہ اس میں کھڑی پر ڈال رہے تھے۔ سوکھی جھاڑیوں اور لکڑی کے علاوہ آوے میں سلگانے کے لیے کھڑی پر سے بہتر کوئی ایندھن نہ تھا۔ یہ وہ گوبر تھا جو کھیتوں اور راستوں پر پڑا پڑا دھوپ سے سوکھ جاتا تھا۔ وہ ایک چھڑی کے سرے پر بندھے پتھر سے سلگتے ہوئے ایندھن سے برتنوں کو ڈھک رہے تھے۔ دریا کی طرف سے ہوا شرلاٹے بھرتی آتی اور آوے کے سوراخوں میں داخل ہو کر اپلوں میں سے گزرتی، آگ کے چھوٹے چھوٹے بلبلے بنا دیتی اور ان کے آر پار دکھائی دیتا تھا۔ جو ہی آگ کسی جگہ پر شعلے میں بدلتی تو دونوں بچے فوراً اسے چھڑی کے ساتھ دبا دیتے، کیونکہ برتن بنانے والوں کا کہنا تھا کہ آوا جلے تو گیا اور سلگے تو بنا۔ آوا چڑھے ہوئے کچھ دیر ہو چکی تھی، ورنہ ہوا میں اس کی بو ہوتی۔ میں نے کیا پوچھا پکلی؟ پاروشنی نے پھر کہا، ہاں یہ بیل بوٹے میرے سر میں نہیں آتے، یہ تو ٹہنیوں میں ہوتے ہیں، اور آپ ہی آپ جھنجروں، سہنکوں، چاٹیوں، ڈولوں اور گھڑوں پر بن جاتے ہیں، مجھ سے نہیں بنتے۔ پاروشنی نے اپنے سوجے ہوئے پاؤں کو دباتے ہوئے پکلی کی طرف دیکھا۔ یہ تمہارا کاج نہیں ہے، میرا ہے۔ پکلی ہنس دی۔ اس کا منہ کھلا تو پاروشنی نے دیکھا کہ اس کا ایک اور دانت کم ہو گیا ہے۔ جیسے دریا میں پانی ہے اور بیچ میں بوٹا ہے، ایسے ہی جس کا یہ کاج ہوتا ہے اس کے پنجر میں یہ بیل بوٹے ہوتے ہیں جو آپ ہی آپ بنتے ہیں۔ اور یہ جھنجروں پر مچھلی کے چانے کیوں بناتی ہو؟ تجھے بتایا ہے کہ آپ بنتے ہیں، اور مجھے تو ابھی تک یہ بھی پتا نہیں تھا کہ یہ جو میں بناتی ہوں تو مچھلی کے چانے ہیں، تو نے آج بتایا ہے۔ جھنجر اور گھڑے میں پانی ہوتا ہے، اس لیے اس پر پانی کے جانور کی مورت بناتے ہیں۔ پکلی، تجھے زیادہ سمجھ ہے، تو پوچھتی کیوں ہے؟ یہاں کیوں آئی؟ جھنجر لینے۔ چھپر کے اندر سے لے آ، پکی ہوئی۔ دریائی سروٹ اور جھاڑیوں سے بنے ہوئے چھپر کے نیچے فرش پر پرالی بچھی ہوئی تھی اور اس پر گیرو سو رہا تھا۔ آہٹ پر اس نے ایک آنکھ کھولی اور پھر پاسا پلٹ کر سو رہا۔ گیرو کے 4 چفیرے پکے ہوئے برتنوں کی پالے لگی تھی۔ پاروشنی نے ایک جھنجر اٹھائی پر وہ بھاری لگی، اس میں مٹی زیادہ لگ گئی تھی۔ پھر اس نے دوسری اٹھائی تو وہ ہلکی لگی، اسے ہتھیلیوں میں تھامے وہ باہر آ گئی۔ گیرو سے بھی کام کاج لیا کر، مانا نے عورت ذات کو زیادہ زور دیا ہے، زیادہ بوجھتی ہے۔ مہامیہ بھی تو عورت ہے۔ پکلی جو سینک کے درمیان میں بوٹے الیک رہی تھی سر اٹھا کر بولی، مرد ذات کا کیا ہے، چھوٹے اور نیچ کام کرنا یا بیج ڈالنا بس۔ تیری طرف 4 جھنجریں، 3 گھڑے، 2 ہانڈیاں، 1 چولہا اور 1 سینک ہو گئی، کنک آنے پر یاد رکھنا۔ پھر وہ سینک پر جھک گئی۔ پاروشنی نے پکلی کے ہاتھ میں پکڑی ٹہنی کو دیکھا جو سیاہ پانی میں ڈوب اور سینک پر لگتی آپ ہی آپ۔ درمیان میں گھنے رکھوں کے 2 جانور تھے، ایک دوسرے کے سامنے کھڑے پھنکارتے ہوئے، اور ایک بندہ جس کے بال گھونگریالے اور لمبے تھے انہیں پکڑے ہوا تھا۔ ایک جانور کی ٹانگ کو ایک غراتے ہوئے کتے نے پکڑ رکھا تھا۔ اس ساری مورت کے آسے پاسے مور اور ستارے بنے ہوئے تھے۔ پکلی نے پہلی ٹہنی کو پھینک کر ایک اور ٹہنی کو اٹھایا اور اسے اپنے بچے کچے دانتوں تلے چبا چبا کر نرم کیا۔ پھر اسے بڑی احتیاط سے کالے پانی میں ڈبو کر سینک پر بنے ہوئے مور کے پیٹ میں چند لکیریں کھینچی تو ایک انسانی شکل بن گئی۔ میاؤں میاؤں، رکھوں کا مور پاروشنی کے اندر بولا۔ وہ جانتی تھی کہ جب پنجر خالی ہو جائے تو اسے خالی کر دینے والا سانس بیلوں اور موروں میں چلا جاتا ہے، اور یہی جانور اسے دریا کے پار لے جاتے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کنک آنے پر یاد رکھنا، پر دیکھ لے چھوٹی جھنجر لے جا رہی ہوں، اسی کو بھر کر کنک دوں گی۔ پاروشنی نے جھنجر رکھی اور چلنے کو تیار تھی کہ پکلی بولی، تیرے اندر کچھ ہے؟ کیوں پوچھتی ہے تو چوڑی ہوتی جا رہی ہے، اس لیے پوچھ رہی ہوں۔ میں ہوں ہی ایسی۔ اور اپنا غصہ دکھانے کے لیے ایک پاؤں زمین پہ مار کر وہ آوے کی طرف چلنے لگی۔ پکلی کے دونوں بچے پنڈو اور سکرا اپنے کام میں جتے ہوئے تھے۔ آوے کے پیٹ میں پکلی کے بنائے ہوئے برتن ایک خاص ترتیب سے اوندھے رکھے ہوئے تھے اور ان کے بیچ ٹھیکریاں اور راکھ بھری ہوئی تھی۔ برتنوں کے علاوہ بچوں نے اپنے کھیلنے کو مٹی کی بیل گاڑیاں بنا کر آوے میں رکھی ہوئی تھی۔ کچھ چھوٹے چھوٹے عجیب مہاندروں والے بت تھے اور کچھ منکے بھی تھے۔
पिंडू और सुकरा अपने काम में ऐसे गुम थे कि उन्होंने अपनी तरफ आती पारोशनी के पांव तो देख लिए, पर सर उठाकर उसे ना देखने पाए। सुलगते आवे का धुआं आसमान को जाता था। महामैया की कोई मूर्ति नहीं पकाई? नहीं, वो पकली आप बनाती है और फिर आप ही पकाती है। जाने उनमें से किसने झुके हुए सर के साथ कहा। पारोशनी ने खिसकती झंझर को जरा ऊपर करके कमर के साथ लगाया और दरिया की तरफ चलने लगी। आध कोस चलने के बाद उसके सामने सरोट और काही के सरसराते झुंड की एक दीवार आई और वो बिला झिझक उसमें दाखिल हो गई। एक रेंगता हुआ कछुआ उसके पांव की आहट पर जमीन के साथ लगकर पत्थर हो गया। सरोट के बारीक और तेज धार के पत्ते पारोशनी की बाहों पर जुबानें रखने की कोशिश करते जाते और कभी कभार उसके मुंह से दर्द की हल्की सी चीख निकलती जब ये पत्ते उसकी बाहों पर सुर्ख लकीर खींचने में कामयाब हो जाते। पर वो अपने चौड़े नथनों में नमी की बांस उतारती जाती थी और सरोट के पत्तों की काट से लापरवाह झंझर को थामे और दूसरे हाथ से सरोट को आसे पासे हटाती चली जाती थी। उस झुंड में और कोई ना था और उसके चलने से जो सरसराहट फैलती तो वहां आराम करते पखीरों यकदम फुर फुर उड़ने लगते। वो ऊंचे सरोटों में से निकली तो घनी झाड़ियों में से रेतीली जमीन के टुकड़े नजर आने लगे। झाड़ियों के खात्मे पर वो रुकी। उसके कदमों में बिछी जमीन धीरे धीरे ऊंची होकर एक टीले की सूरत इख्तियार कर रही थी। आसमान उसकी आंखों के बराबर तक झुका था। वो झुकी और झंझर को संभालती हुई एक भुरभुरी ढीम उठाकर पूरे जोर से घुमाकर टीले के पार फेंक दी। वो ऐसे ही थमी रही, झंझर पर हाथ रखे, सांस रोके और दूर एक हल्की सी छपाक फैली। ढीम दरिया में गिरी थी। वो यहां से नजर न आता था पर वहां मौजूद था। इस छपाक की आवाज से इतने कोसों की थकान ने उसके पिंडे को यकदम छोड़ दिया और वो हल्की और बेथकन टीले पर चढ़ती चली गई। उसकी नजरों के आगे आसमान नीचा होता गया, यहां तक कि उसकी नीलाहट पानी की एक लकीर में चली गई। ये घाघरा था। वो पांव संभालती टीले से उतरी और कनकरों की गर्म तह पर चलती दरिया के किनारे तक आ गई। उसने झंझर को जमीन पर रखने की कोशिश की तो वो एक पास से लुढ़क गई। उसने चंद टेकरियां जमा की और उनकी टेक बनाकर झंझर को उन पर टिका दिया। उसने पहला कदम पानी में रखा तो झिझकते हुए रखा। फिर उसके पांव उसमें ऐसे उठने लगे जैसे वो आम जमीन पर चलती हो। 10-12 गुरु के बाद पानी जरा गहरा होने लगा तो वो उसे अपने पिंडे पर चढ़ते और ठंडक उतारते महसूस करती आगे होती गई। वहां इतना पानी था कि अगर वो बैठ जाए तो गर्दन तक आ जाए और उसमें अपने आप को धो सके, तो वो उसमें बैठ गई। उसने नाक पानी पर रखी और फिर सारे चेहरे को पानी में डुबोकर उसे झटकती और आंखों को जोर जोर से भींचती रही। यूं उसने चेहरा धोया। अब उसे ज्यादा दिखाई देता था। उसने आंखें पानी के बराबर लाकर दरिया को देखा जो पहाड़ पासे से बहता आ रहा था। पानी बिछा हुआ बराबर था। कहीं झांकनी तैरती थी जो ये बताती कि उधर में उतर रहा है। पानी में से किसी पहाड़ी बूटे के डंठल पत्ते ना उभरते गुम होते थे जो ये पता देते कि उधर आसपास का पानी दरिया में दाखिल हो रहा है। पारोशनी ने गर्दन को बल देकर अपना दायां कान बहाव के करीब किया और सुना। दरिया खामोश था, बोल नहीं रहा था, जो मालूम होता कि बड़े पानी आने को है। इस बार बड़े पानी को देर हो गई थी। उसने सुना था कि बहुत पहले बस्ती के बचाव के लिए दरिया के साथ साथ एक दीवार बनाते थे और फिर भी पानी उधर से चलता हुआ खेतों में से होकर डोबो मिट्टी में से रुखों में से बहता झील तक जाता था और उसे फिर से उसकी नाक तक भर देता था। उन दिनों खुदाई और बुवाई बाद में की जाती थी पर उसकी होश में ऐसा ना हुआ था। अब तो दरिया इतना नीचे हो गया था कि उसके किनारे टीलों की शक्ल में खुद ही दीवार बन गए थे और बड़ा पानी आता तो खेतों पर 1-2 पोटे मिट्टी बिछाकर उसी वक्त उल्टे पांव दरिया को लौटता जैसे उसकी मदद को वापस जाता हो। पारोशनी के ऊपर पानी के 2 परिंदे हवा में जैसे ठहरे हुए थे। वो भी जैसे बहाव को सुनते थे पर वो तेज आवाज में बोलते जाते थे। टीले से परे सरोटों की ओट में से धकड़ धकड़ की सी आवाजें आने लगी और साथ में माती के पुत्रों की खुशी का शोर मचाती चीखें उस तक पहुंची। वो जमीन खोदने के बाद अपनी बैलगड्डी पर बस्ती को लौट रहे थे और बेचारे बैलों को कूट कूट कर भागने पर मजबूर कर रहे थे। यह अजीब बात है। पारोशनी ने ठंडक से बदन पर उभरते रुएं पर हथेली फेरते हुए सोचा, अगर बैल का कोहान ना हो तो वो पवित्र समझा जाता है और सारी हयाती बाड़े में पड़ा चैन से जुगाली करता रहता है, और अगर उसका कोहान हो तो बेचारे को गड्ढ में जोत कर मारते मारते अधमुआ कर देते हैं। आवाजें दूर होती जा रही थी और हौले हौले दूर हो गई। सरोटे के ऊपर धूल उठ रही थी। पारोशनी ने एक बार फिर पानी के बहाव पर अपना कान लगाया और उधर देखा जिधर से झाग आया करती थी और जिधर से दरिया के बोलने की आवाज आनी चाहिए थी। बड़ा पानी देर से आएगा और हम अपनी जमीनें खोद चुके होंगे। ये दरिया कहां से आता है, किधर जाता है और कब तक आता रहेगा? उसने दूसरे किनारे की तरफ देखा जो उभरे हुए टापुओं से परे चंद टीलों और लकीर की शक्ल में कुछ कुछ दिखाई देता था और उसके बदन में झुरझुरी सी आ गई। मोर और बैल तुम्हारे पिंजर में से निकलने वाले सांस को दूसरे किनारे पर पहुंचाते हैं। रुखों वाला मोर फिर उसके ठिठुरते जुस्से के अंदर जहां अभी सांस थी बोला, मियाओ
میں آؤں۔ اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ 1 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کتاب سننے کے لیے ایپیسوڈ 2 سماعت فرمائیں۔